गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले क्लास में हम लोग ब्रह्मांड के बारे में पढ़े। ब्रह्मांड के बारे में विभिन्न संकल्पनाओं या धारणा जो है उनको पढ़े। आज हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा पीछे क्लास का एक रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि सबसे पहले ये माना जाता था कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगा रहा है, जिसको भूकेंद्रीय सिद्धांत बोलते हैं। आप लोग को याद है इसको कौन दिया था? हाँ, टॉल्मी दिया था। ये था टॉल्मी का, ये हम लोग पढ़ चुके थे। इसका बाद गलत सिद्ध हो गया। उसके बाद इसको गलत कौन सिद्ध किया? तो कॉपरनिकस। इसने इसको गलत सिद्ध कर दिया और इसने एक दूसरा सिद्धांत दिया कि पृथ्वी के केंद्र में, मतलब ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, बल्कि इसने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। इसने क्या कहा? सूर्य को केंद्र मान लिया। टॉल्मी क्या बोला था? टॉल्मी बोला था पृथ्वी ही केंद्र में है। ये गलत हो गया। फिर ये अपना दिया, ये कॉपरनिकस इसके बात को काटते हुए एक नया सिद्धांत दिया कि सूर्य केंद्रीय है। ब्रह्मांड क्या है? सूर्य केंद्रीय, यानी सूर्य केंद्र में है। फिर ये भी हम लोग देखें कि इसके बाद जब 20वीं शताब्दी में हमारी गैलेक्सी की तस्वीर स्पष्ट हुई तो देखा गया कि सूर्य तो गैलेक्सी के एकदम किनारे में है और इसी गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। तो ये भी बात गलत हो गया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। ये सारी चीज़ें देख लिए थे हम लोग बिग बैंग थ्योरी भी देख लिए थे, है ना। तो लगभग हमारा ब्रह्मांड कंप्लीट था। इससे आगे हम लोगों को गैलेक्सी पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ और ब्रह्मांड के बारे में आप लोगों को बता देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो आप लोगों को याद होगा कि बिग बैंग थ्योरी क्या था कि एक गोला था। इस गोला से ये बहुत ही घनीभूत या सघन या बहुत घनीभूत गोला था, जिसका आयतन बहुत कम था इस गोले का, लेकिन इसका द्रव्यमान और घनत्व तो बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण इसका ताप भी बहुत अधिक था। इसके वजह से इसमें एक विस्फोट हो गया और जब विस्फोट हुआ तो इसके चिथड़े उड़ गए, बोलिए टुकड़े टुकड़े हो गए, और ये अरबों खरबों की संख्या में बिखर गए। और इनके बिखरने से ही तारों का जन्म हुआ। तो ये पूरे ब्रह्मांड में जो बिखराव हुआ है, इसका छींटे बिखरे जो, उनसे ये तारे बन गए। इसके बिखराव से ये जो तारे बने, इसके बीच में जो खाली जगह है, इसी को स्पेस बोलते हैं, जो जगह है। तो बिखराव के बाद क्या हुआ? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, जिसमें असंख्य तारे और आकाशीय पिंड बन गए, और इनके खाली जगहों में जो खाली जगह है उनको हम बोलते हैं स्पेस। ये खाली स्थान बन गए, ये स्पेस है। इतना तक पढ़ लिए। इसमें एक चीज़ थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे आगे गैलेक्सियों की तरफ बढ़ने से पहले, कि ये जो महाविस्फोट का सिद्धांत है, यही सबसे मान्य सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे विश्वसनीय सिद्धांत कौन है? महाविस्फोट का सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। इसे लेमेंतेर साहब ने दिया था। ये सब कल हम लोग कर चुके थे। एफ जॉर्ज लेमेंतेर, इन्होंने इसे बताया था। बेल्जियम के ये बेल्जियम के थे, और ये पेशे से एक पादरी थे, उन्होंने बताया था। ये तो इतना दूर तक हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बिग बैंग थ्योरी हुआ, बिग बैंग थ्योरी बोलती है कि ये जो बिखरे हैं टुकड़े, ये बिखरते ही जा रहे हैं। जितनी दूर आए इससे और आगे जा रहे हैं और आगे जाते रहेंगे। लेकिन एक ठीक इससे और एक थ्योरी है, वो भी इसी बात को बोलती है। उस थ्योरी को देने वाले का नाम है एलन संडेज। एलन संडेज, ठीक है। एलन संडेज ने क्या थ्योरी दिया? उनका भी कहना था कि एक महाविस्फोट हुआ आज से बहुत वर्ष पहले, और इनका टाइमिंग जो है वो ये दिया हुआ है एलन संडेज का, कि आज से लगभग 120 करोड़ साल पहले तक विस्फोट होता रहा इस गोले का। पहले जो ब्रह्मांड था एक गोला था, और छोटे से गोले के रूप में घनीभूत था। तो 120 करोड़ वर्ष पहले तक
विस्फोट होता रहा और विस्फोट होने के बाद इसका बिखराव शुरू हो गया, जैसा कि ये थ्योरी बिग बैंग मानती है कि विस्फोट के बाद बिखराव हो रहा और सभी जो गैलेक्सियां हैं एक दूसरे से दूर जा रही, यानी ब्रह्मांड विस्तार हो रहा, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा। एलन संडेज ने भी यही बात कहा कि 120 करोड़ वर्ष पहले तक विस्फोट होता रहा और उसके बाद जो बिखराव हुआ वो बिखराव अभी तक चलता जा रहा है और ये करीब करीब 290 करोड़ वर्ष तक बिखराव जो फैलता जा रहा है ब्रह्मांड वो फैलता रहेगा 290 करोड़ वर्ष तक। ये जो ब्रह्मांड है, ये जो बिखराव शुरू हुआ है 120 करोड़ वर्ष पहले, ये 290 करोड़ वर्ष तक बिखराव होता रहेगा, ये फैलता रहेगा। उसके बाद क्या होगा? ये थ्योरी बिग बैंग इसके बारे में नहीं कहती है, लेकिन ये थ्योरी बताता है, एलन संडेज का कहना है कि उसके बाद ये बिखराव रुक जाएगा, ये बिखराव रुक जाएगा और रुकने के बाद क्या होगा? तो ये जो गोले से बिखराव हुए हैं, ये दूर दूर बिखर गए हैं, जो ये जितने भी पिंड, तारे, आकाशगंगाएं बिखरी हुई हैं, ये सभी को बिखराव रुक जाएगा और ये सिकुड़ने लगेंगी। क्यों? तो ये जो सारे पिंड हैं इन पे गुरुत्वाकर्षण है, इस गुरुत्वाकर्षण के कारण ये रुक क्यों जाएगा? ये रुक जाएगा, इन्होंने बताया, तो इसलिए रुक जाएगा क्योंकि इन सभी पिंड में गुरुत्वाकर्षण है। यही गुरुत्वाकर्षण इनका फैलाव जो है, ब्रह्मांड का फैलाव या विस्तार, उसको रोक देगा। तो कौन रोक देगा? गुरुत्वाकर्षण। किनका गुरुत्वाकर्षण? किनका गुरुत्वाकर्षण बल? ग्रेविटेशनल फोर्स रोक देगा। किनका? जो ये पिंड है, आकाशीय पिंड, इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटी है, वो इन सभी का बिखराव को रोक देगी। और सिर्फ रोकेगी नहीं, एक बार बिखराव रुक गया उसके बाद ये जो गुरुत्वाकर्षण बल जिसने रोका है इन्हें, वो गुरुत्वाकर्षण बल इन्हें फिर अपनी ओर खींचने लगेगा। समझ गए? यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बिखर रहे थे ये जो आकाशीय पिंड बिखर रहे थे, गैलेक्सियां दूर जा रही थी, सभी तारे दूर हो रहे थे, गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर हो रही थी, गुरुत्वाकर्षण उन्हें बिखरने से, मतलब जो विस्तार हो रहा था उस विस्तार को गुरुत्वाकर्षण बल खींच करके रोक देगा। और एक बार रुकने के बाद यह ऐसे ही रुक नहीं जाएंगे, बल्कि फिर गुरुत्वाकर्षण इनको बल लगाते लगाते खींचते 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 फिर से वापस वहीं पे ले आएगा। वहीं पे मतलब कहाँ पे? वहीं पे मतलब बिग बैंग से पहले जहाँ पे थे, यानी बिग बैंग से पहले सभी एक गोले के रूप में घनीभूत थे, एक छोटे से गोले में थे, तो इसी गोले के रूप में इसको फिर से वापस ले आएगा। और वापस लाने में ये करीब करीब कितने दिन लग जाएंगे? तो 410 करोड़ वर्ष तक ये खिंचाव चलता रहेगा। ये खिंचाव चलता रहेगा, गुरुत्वाकर्षण का बल का खिंचाव कितने दिन तक चलता रहेगा? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल का जो खिंचाव है, ये खिंचाव कब तक? सिकुड़ना, खिंचाव या सिकुड़ना बोल दीजिए, सिकुड़ना। ये सिकुड़ना कब तक चलता रहेगा? ये सिकुड़ना लगभग आज से 490 करोड़ वर्ष तक चलता है। 410 करोड़, 90 नहीं, 410 करोड़ वर्ष तक ये खिंचाव होता रहेगा। 410 करोड़ वर्ष के बाद जो खिंचाव शुरू हुआ है वो सभी को खींचते खींचते 410 करोड़ वर्ष के बाद एक ही बिंदु पर ले आएगा। यानी फिर से ये जो खिंचाव वाले, बिखराव वाले बिंदु थे, ये सारे बिखरे हुए थे, ये जो भी बिखरे हुए, ये सभी के सभी वापस होते होते 410 करोड़ वर्ष बाद सभी एक जगह एक ही गोले में समाहित हो जाएंगे या सम्मिलित हो जाएंगे या घनीभूत हो जाएंगे, ये एक ही गोले में चले जाएंगे। यानी फिर से ये जो ब्रह्मांड था वो एक ही गोले के रूप में केंद्रित हो जाएगा। इसी और उसके बाद फिर से जब घनीभूत हो जाएगा तो फिर से इसका तापमान बढ़ने लगेगा और फिर से इस पर एक विस्फोट हो जाएगा। यानी जो विस्फोट हुआ था ये अपने आप को फिर से दोहरा लेगा। यानी पहले सिकुड़ेगा, अभी बिखराव हुआ है, बढ़ रहा है, विस्तार हो रहा है। 120 करोड़ वर्ष पहले जो धमाका हो रहा था उसका विस्तार अभी तक हो रहा है। 290 करोड़ तक उसका बिखराव होता रहेगा। उसके बाद बिखराव रुक जाएगा और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो बिखराव रुकेगा वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही
ये सिमटने भी लगेगा, बिखराव रुकने के बाद वो सिमटने लगेगा और सभी गैलेक्सियां नज़दीक आने लगेंगी, सभी तारे एक दूसरे से नज़दीक आने लगेंगे और 410 करोड़ वर्ष होते होते ये सभी एक ही बिंदु पर घनीभूत हो जाएंगे या एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाएंगे और इनका घनत्व काफ़ी बढ़ जाएगा एक ही गोले के रूप में। उसके बाद फिर से एक विस्फोट होगा और फिर से ये बिग बैंग के जैसा नया बिग बैंग हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये सिकुड़ेगा फिर इसका दोबारा से विस्तार हो जाएगा। तो इसी घटना को, इसी थ्योरी को कहा जाता है आपका अंतः विस्फोट सिद्धांत। इसी सिद्धांत को क्या कहा जाता है? अंतः विस्फोट सिद्धांत। तो हम लोग क्या देख लिए? अंतः विस्फोट सिद्धांत क्या है? तो जो बिग बैंग है वैसे ही इसमें भी बताया गया कि इतने दिन पहले 120 करोड़ वर्ष पहले धमाका होते रहे, उसके बाद बिखराव हो रहा है जो 190 करोड़ वर्षों तक बिखराव होता रहेगा। इसके बाद क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण इस बिखराव को रोक देगा। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल ही इनको खींच करके एक जगह फिर से केंद्रित कर देगा और सारे के सारे पदार्थ एक ही गोले के रूप में वापस फिर से केंद्रित हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं अंतः विस्फोट सिद्धांत, जिसे एलन संडेज ने दिया है। ठीक है, अब हम लोग ये ब्रह्मांड पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, जितना हम लोगों को पढ़ना था, जितना में हमारा क्वेश्चन आता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। मंदाकिनी। ये मंदाकिनी क्या है? या गैलेक्सी ये क्या है? तो ये तारों का झुंड है जिसमें असंख्य तारे हैं, अरबों खरबों की संख्या में तारे हैं। ये इस तरह से ये एक मंदाकिनी है या आकाश आपको गैलेक्सी बोलिए। ये गैलेक्सी क्या है? इसमें असंख्य तारों का समूह है। ये तारे हैं, ये जितने तारे हैं और इनकी संख्या करीब करीब 100 अरब या 1 खरब भी, 1 खरब तारे हैं। कितने तारे हैं? 1 खरब, 100 अरब या 1 खरब। इतने तारों से मिल करके जो संरचना बनी, या 1 खरब से अधिक भी हो सकते हैं, ये 1 खरब से लेकर के 4 खरब तक हो सकते हैं तारे। इन सभी से मिल करके गैलेक्सी बनी है। ठीक है, तो यही है गैलेक्सी। तो गैलेक्सी में 98% क्या हो गए? तारे हो गए। ठीक है, बाकी क्या हो गए? हाइड्रोजन, हीलियम और दूसरे गैस, धूल, कण इत्यादि हो गए। ठीक है, तो गैलेक्सी क्या है? तो 98% तारों, हाइड्रोजन, हीलियम, धूल कण और बाकी पदार्थों से मिलकर जो बनी है वही है गैलेक्सी। धूल कण इन सबों से मिल करके आकाश में जो बड़े बड़ी संरचनाएं हैं, जो बड़े बड़े आकृति है, इन्हीं को हम कहते हैं गैलेक्सी, जो देखने में धुंधली दिखती है और इसका प्रकाश जो होता है वो इन तारों के प्रकाश की वजह से, तारे जो हैं उनके प्रकाश की वजह से ये चमकती हुई दिखती है और धुंधली चमकती है। ये गैलेक्सी है। तो गैलेक्सी में 98% क्या है? तारे हैं, हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है और भी अन्य गैसें हैं और धूलकण है, भारी पदार्थ भी हैं। अब यह है कि ऐसी गैलेक्सी ब्रह्मांड में कितनी हैं? ये तो एक गैलेक्सी हुई जिसमें कि अरबों खरबों तारे हैं। ऐसी और भी गैलेक्सियां हैं ब्रह्मांड में, बहुत सारी हैं। बहुत सारी हैं, ये 2-3 इतना गोल कर लेते हैं, ये सारी गैलेक्सियां हैं। तो इसमें से एक गैलेक्सी है जिस पे हमारा सौरमंडल है।
एक गैलेक्सी इसमें ऐसी है जिस पे हमारा सौरमंडल है। सौरमंडल भी क्या है, गैलेक्सी में ही है। तो कौन सी गैलेक्सी में है? तो जिस गैलेक्सी में सौरमंडल है उस गैलेक्सी का नाम है आकाशगंगा या मिल्की वे। मिल्की वे। तो जिस गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल है उसका नाम है मिल्की वे, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी गैलेक्सी जो है उसका नाम है मिल्की वे या आकाशगंगा या मंदाकिनी। हमारी मंदाकिनी कौन है? मिल्की वे। हमारी मंदाकिनी मिल्की वे। इसको ही एक और नाम दुग्ध, मिल्क मतलब दूध होता है, तो दुग्ध मेखला, इसका इतना नाम है। आप देख लीजिए, आकाशगंगा, मिल्की वे या दुग्ध मेखला, ये सभी हमारी मंदाकिनी का नाम है। यानी जिस मंदाकिनी में हम रहते हैं उस मंदाकिनी का नाम मिल्की वे है। ठीक है। ऐसी ऐसी बहुत सारी मंदाकिनियां हैं, बहुत सारी मिल्की वे हैं। मिल्की वे नहीं, ये आकाश मंदाकिनियां हैं, गैलेक्सी हैं, जिसमें हमसे सबसे नज़दीक की गैलेक्सी का नाम है, हमसे सबसे नज़दीक की गैलेक्सी का नाम है देवयानी। सबसे नज़दीकी गैलेक्सी का नाम देवयानी है। और एक गैलेक्सी है, देवयानी के बाद सबसे नज़दीक गैलेक्सी हमारी कौन है? तो उसका नाम है, जो सबसे नज़दीक है हमारी गैलेक्सी के सबसे नज़दीक, उसका नाम देवयानी। इसके बाद और एक गैलेक्सी है जो हमारे आकाशगंगा जो है मंदाकिनी या मिल्की वे उसके नज़दीक है, तो उस दूसरी का नाम है NGC 33। ठीक है। इन गैलेक्सियों से मिल करके, इन गैलेक्सियों के कई गैलेक्सियों के समूह को, कई गैलेक्सियों के समूह को हम लोग बोलते हैं क्लस्टर। समझ गए आप लोग क्लस्टर क्या है? तो कई गैलेक्सियों के समूह को क्लस्टर बोलते हैं। तो ये एक क्लस्टर हो गया। एक दूसरा क्लस्टर ये है, ये जरूरी नहीं है कि क्लस्टर में 3 ही गैलेक्सियां हों, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 10-15 भी हो सकती हैं। तो कई गैलेक्सियों से मिल करके जो बनता है उसे क्लस्टर कहते हैं। और ये कई क्लस्टरों, ये एक क्लस्टर हो गया, ये एक दूसरा क्लस्टर हो गया, ये क्लस्टर 2 है, ये क्लस्टर 1 है। तो इस तरह से और भी गैलेक्सियां हैं। आकाश में तो गैलेक्सियों की कमी नहीं है। इन गैलेक्सियों को मिला करके एक तीसरा क्लस्टर बन गया। जो अलग अलग क्लस्टर है जो हैं, इन सभी को अगर हम मिला देंगे, जो 1, 2 और 3, ये सभी क्लस्टरों को मिला देंगे, कई क्लस्टरों को मिला देंगे, तो इसी को बोलते हैं सुपर क्लस्टर। ये सुपर क्लस्टर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या देखें कि जो गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी, उसके अगल बगल और भी गैलेक्सियां हैं, तो कई गैलेक्सी को मिला करके एक क्लस्टर कहलाता है। और कई क्लस्टर मिल जाने पर एक सुपर क्लस्टर कहलाता है। और हम पहले ये बता चुके हैं कि कई सुपर क्लस्टर को मिला देंगे तो उसी को ब्रह्मांड कहते हैं। इतना आप लोग जानते हैं, ठीक है ना? तो चलिए अब आगे हम लोग गैलेक्सी को और थोड़ा पढ़ते हैं। अब हम लोग अपनी गैलेक्सी, ये सारी चीज़ें जान गए। अब हम आते हैं अपनी गैलेक्सी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। उससे पहले और भी गैलेक्सियों के बारे में समझ लेते हैं। तो गैलेक्सी क्या से बने हुए थे? गैलेक्सी बने हुए थे तारे, हाइड्रोजन, हीलियम और भी अन्य गैसें, धूलकण इत्यादि से। ठीक है। ये जो गैलेक्सी है, ये हमारी गैलेक्सी या कोई भी गैलेक्सी ले लीजिए, जो गैलेक्सी है, कोई भी गैलेक्सी, तो ये ज़्यादातर गैलेक्सियां जो हैं, ज़्यादातर गैलेक्सी जो है वो, उनका आकार कैसा है? तो ज़्यादातर गैलेक्सियों का आकार
सर्पिल है। सर्पिल यानी स्पाइरल। कैसे है? ज़्यादातर गैलेक्सियों का आकार सर्पिल या स्पाइरल है। स्पाइरल समझते हैं ना आप लोग, स्प्रिंग के जैसा। अरे ऐसा है, ऐसा है, या आप ऐसे बोलिए। स्प्रिंग देखे है ना, स्प्रिंग उसी तरह से ऐसे घुमा हुआ है, ऐसे 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 ऐसे। अगर आप देख लें, ऐसे 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 घूमते हुए ऊपर उठता है, ऐसे 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 ऐसे, या ऐसे 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 गोल घूमते हुए उठता है, वो सर्पिल कहलाता है। सर्पिल जानते हैं आप लोग, देखे होंगे आप लोग, स्प्रिंग देखे होंगे। आपका बुक बाइंडिंग का किताब में जो बुक बाइंडिंग करवाते होंगे उसमें जो लगाता है प्लास्टिक का, वो भी स्पाइरल है। तो इसी तरह जितनी गैलेक्सियां हैं उनमें ज़्यादातर गैलेक्सी जो है उनका आकार स्पाइरल है, उसी के तरह स्प्रिंग के जैसा। और ये ऐसी स्पाइरल गैलेक्सी जितनी भी अरबों खरबों गैलेक्सियां हैं, उनमें अधिकतर गैलेक्सी 80% स्पाइरल है। स्पाइरल कितनी है? 80%। कुछ गैलेक्सियों का आकार इस तरह से है, कुछ गैलेक्सियों का आकार इस तरह से है, अंडाकार जिसको बोलते हैं। इसको इलिप्स भी बोलते हैं। इलिप्स, दीर्घ वृत्ताकार। कुछ गैलेक्सियां कैसी हैं? दीर्घ वृत्ताकार हैं। कुछ गैलेक्सी दीर्घ वृत्ताकार। तो दीर्घ वृत्ताकार कितनी गैलेक्सियां हैं? जो इलिप्स है ये करीब करीब आपकी 17% गैलेक्सियां इलिप्स आकार की हैं। दीर्घ वृत्ताकार 17% गैलेक्सियां इस आकार की हैं, इस आकार की दीर्घ वृत्ताकार इलिप्स। और बाकी गैलेक्सियां जो बच गई वो उनका आकार कुछ फिक्स नहीं है, अनियमित। अमीबा देखे हैं? अमीबा, अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। कभी अमीबा ऐसे हो जाएगा, फिर यही अमीबा अपना आकार बदल के ऐसे हो जाएगा, फिर अपना आकार बदल के ऐसे हो जाएगा। इसका आकार ऐसे भी हो सकता। तो यानी कहने का मतलब कि इनका आकार फिक्स नहीं है। जैसे अमीबा अपना आकार बदलते रहता है, इसी प्रकार ये जो बाकी गैलेक्सियां हैं 80% तो हो गए सर्पिल, बाकी 17% हो गए आपके दीर्घवृत्ताकार इस तरह से। बाकी जो 3% बच गए उनका आकार अनियमित है। ये कितने हैं? 3%। अब परसेंट भी समझाना होगा क्या आप लोग को। परसेंट का मतलब हुआ यदि थोड़ी देर के लिए हम मान लें गैलेक्सियों की संख्या आकाशगंगा में ब्रह्मांड में 100 है, थोड़ी देर के लिए मान लें 100 ही गैलेक्सी हैं, तो 100 गैलेक्सियों में से 80 गैलेक्सियां सर्पिल आकार हैं, 17 गैलेक्सियां 100 में से अगर कुल संख्या गैलेक्सियों की 100 है तो 80 गैलेक्सी उसमें सर्पिल हो गया, 17 गैलेक्सी आपका दीर्घवृत्ताकार हो गया अंडा के जैसा शेप वाला, और 3% यानी 3 गैलेक्सी 100 में 3 गैलेक्सी हो गया आपका अनियमित, जिसका कोई आकार नहीं है। जोड़ लीजिए 17 3 20 और 80 100, यही है प्रतिशत। आप लोग जानते होंगे, ऐसे ही हम बता दिए, किसी को कोई दिक्कत ना हो इसलिए। तो ये है। और भी देखिए इसमें, ये तो गैलेक्सी का आकार अनियमित हो गया। अब क्या है गैलेक्सियों में देखने की चीज़? तो गैलेक्सियों का आकार जो है, ये आकार सभी गैलेक्सियां तो बराबर नहीं है, सभी का आकार कम बेसी है। तो जो गैलेक्सियां सर्पिल हैं इनका आकार बड़ा होता है, जो सर्पिल गैलेक्सियां हैं इनका आकार थोड़ा दूसरे गैलेक्सियों से, दीर्घवृत्ताकार या अनियमित गैलेक्सियों से थोड़ा बड़ा होता है। किनका? जो सर्पिल स्पाइरल गैलेक्सी हैं उनका आकार, उनका साइज थोड़ा बड़ा रहता है। याद रखिएगा कि जितनी भी गैलेक्सियां हैं उनमें जो स्पाइरल है उन्हीं का आकार बड़ा है, इनका आकार थोड़ा छोटा है। ठीक है। अब एक और चीज़ गैलेक्सी के बारे में आप लोग जान लीजिए कि गैलेक्सियों में जो तारे हैं अरबों खरबों 100 अरब तारे हैं करीब करीब, या कम से कम 400, अधिक से अधिक 400 अरब तारे भी हो सकते हैं। तो ये जो तारे हैं ये पूरे गैलेक्सी में एक समान रूप से नहीं है। एक समान कहने का मतलब इनकी संख्या सभी तरफ बराबर नहीं है।
इसकी संख्या कहीं पे अधिक है, कहीं पे कम है। तो कहाँ पे अधिक है? तो इनकी संख्या बीच में अधिक घने हैं, बीच में बहुत ज़्यादा घना गैलेक्सी है, बहुत ही घना, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग किनारे हटते जाते हैं इससे, तो इनकी घना, जो ये घनापन है वो कम होने लगता है। घना क्या होता है? मतलब जो सट सट के हैं, बहुत नज़दीक नज़दीक, वो ज़्यादा घने हो गए, जहाँ दूर दूर है वो कम घने। तो बीच में बहुत ही घना है, यहाँ तारों की संख्या सबसे ज़्यादा है। बीच जो है वो, वहाँ तारों की संख्या अधिक है, और जैसे जैसे इस तरफ हटते हैं तारों की दूरी बढ़ती जाती है, यानी तारों का घनापन कम होता जाता है। तो ये याद रखिएगा। और तारों का, ये जो गैलेक्सियों का बीच का हिस्सा होता है, ये बीच का हिस्सा, इसको बोलते हैं, बीच का हिस्सा को यही लिख देते हैं बल्ज। बीच का हिस्सा जो है इसको क्या बोल देते हैं? इसको बल्ज बोलते हैं। और ये जो साइड का हिस्सा है इसको आर्म बोलते हैं। साइड का हिस्सा को यहीं लिख देते हैं, बीच का हिस्सा, गैलेक्सियों के बीच का हिस्सा बल्ज, और जो साइड का हिस्सा हो गया, किनारे का हिस्सा, उसको आर्म बोलते हैं, भुजा, आर्म। इतना दूर तक समझ में आया? यानी गैलेक्सियों में सबसे ज़्यादा घने रूप से तारे कहाँ पे हैं? तो बीच के हिस्से में। बीच के हिस्से में तारे जो हैं वो ज़्यादा घने हैं। और जैसे जैसे हम गैलेक्सी के किनारे की तरफ आते हैं, वहाँ तारों की संख्या थोड़ा कम होती, मतलब तारों की संख्या कम, मतलब ऐसा नहीं समझिएगा 10-20 तारे हैं, अरबों खरबों हैं, वहाँ पे भी अरबों तारे हैं, करोड़ों अरबों, लेकिन घने ज़्यादा इधर हैं। इधर तारे ज़्यादा नज़दीक नज़दीक हैं, इधर थोड़ा कम घने हैं। तो ये हम लोग क्या देखें कि बीच में तारे घने हैं और किनारे आते हैं तो धीरे धीरे घनत्व, तारों का घनत्व कम होता जाता है, यानी तारों के बीच की दूरी थोड़ा ज़्यादा होने लगती है, ठीक है। ये भी हम लोग देख लिए। ये भी देखें कि बीच का हिस्सा को, जो घने हैं उस एरिया को बल्ज बोलते हैं, साइड का हिस्सा को आर्म कहते हैं, ठीक है। ये भी हम लोग देखें, गैलेक्सियाँ स्पाइरल हैं। स्पाइरल का मतलब हो गया कि इस तरह से है, स्प्रिंग के जैसे। तो इससे क्या होता है, इसमें इतने ज़्यादा तारे हैं कि अगर एक ही जगह, एक ही प्लेट के जैसा गैलेक्सी नहीं है, गैलेक्सी को आप एक प्लेट के जैसा नहीं मान लीजिए कि एक प्लेट है ये, इसमें तारे रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि एक तह, उसके ऊपर दूसरा लेयर, उसके ऊपर तीसरा तह, उसके ऊपर चौथा तह, ऐसे करके तह में तारे सजे हुए, यानी एक तारे के ठीक ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा तारा भी हो सकता है। यानी जिस स्थान पर पहला तारा यहाँ पे देख रहे हैं, इसके ठीक ऊपर दूसरा तारा भी हो सकता है, उसके ठीक ऊपर तीसरा भी। यानी कि ये एक प्लेट के जैसा नहीं है, बल्कि एक तह के ऊपर तह ऐसे हैं, जिससे तारों की संख्या बहुत बढ़ जाती है और बीच में सबसे ज़्यादा घने तारों की संख्या हो जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा घने तो बीच में हो जाता है। चलिए ठीक है। एक और चीज़ जान लीजिए, ये जितने तारे हैं, ये सभी इसी गैलेक्सी का चक्कर लगा रहे हैं, इसी गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर लगा रहे हैं। ये गैलेक्सी का केंद्र है, जितने तारे हैं इस गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो सूर्य भी गैलेक्सी का ही हिस्सा है। हमारी गैलेक्सी क्या है? हमारी गैलेक्सी है मंदाकिनी। ये आकाशगंगा हमारी गैलेक्सी, मिल्की वे या दुग्ध मेखला, ये हमारी गैलेक्सी है। तो इसके जितने तारे हैं, अभी हम लोग पढ़े कि गैलेक्सी के सभी तारे गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर लगा रहे हैं। तो आकाशगंगा भी एक गैलेक्सी है, तो इसके भी सभी तारे इसी का चक्कर लगा रहे हैं। सूरज भी एक तारा है, वो आकाशगंगा में एकदम किनारे में है, हमारे आकाशगंगा के एकदम किनारे में है यहाँ पे। ये भी एक सूर्य भी एक तारा है, ये एकदम किनारे है, तो ये भी सभी तारे चक्कर लगा रहे हैं, तो ये भी इसी गैलेक्सी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। इस पर अभी बात करेंगे हम लोग जब अपनी गैलेक्सी देखेंगे। तो सभी तारे इसके किनारे किनारे चक्कर लगा, इसके केंद्र का चक्कर लगा रहे, जितने तारे हैं गैलेक्सी के केंद्र का। एक और बात जान लीजिए कि गैलेक्सी में बीच का केंद्र जो है, एकदम बीच में, यहाँ पर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। ब्लैक होल, सुपर मैसिव, बहुत बड़ा ब्लैक होल है। तो गैलेक्सियों में केंद्र में एक बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लैक होल है, क्योंकि सबसे अधिक तारे यहीं पे हैं। तो तारे मरते हैं तो ब्लैक होल बन जाते हैं, आप लोग पढ़े हैं।
तारे जब मर जाते हैं तो ब्लैक होल बन जाते हैं। ये चीज़ आप लोग अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। सबसे ज़्यादा जो भी तारा है वो अपने जीवन काल पूरा करने के बाद ब्लैक होल में बदल जाता है या ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाता है। अभी हम लोग तारों की उत्पत्ति पढ़ेंगे, जब तारे आएंगे तो उसमें देखेंगे इस विस्तार से। तो सबसे अधिक तारे यही हैं, तो मरने के बाद तारे ब्लैक होल बन जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा तारे यही हैं, तो सबसे ज़्यादा ब्लैक होल यहीं पर है, इसलिए यहाँ पर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल बन गया है। ब्लैक होल किसको बोलते हैं? ब्लैक होल बोलते हैं जिसका घनत्व इतना ज़्यादा हो कि वो किसी भी चीज़ को खींच ले। और ब्लैक होल इतना ज़्यादा उसका मतलब गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है कि प्रकाश भी वहाँ से निकल नहीं सकता। ये प्रकाश को भी अपने पास से निकलने नहीं देते हैं, उसको भी अवशोषित या सोख लेते हैं। इतना ज़्यादा इनमें मतलब घनत्व है। तो यही है ब्लैक होल। इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी जब जाएंगे तारे का उत्पत्ति, तो इसको पूरा अच्छा से पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि यहाँ पे बीच का स्थान को बोलते हैं बल्ज और किनारे के स्थान को भुजा बोलते हैं। आगे ये है कि ये भी देखें कि इसके केंद्र में एक बड़ा ब्लैक होल है जिसको बोलते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल। इसके केंद्र में क्या होता है? ब्लैक होल। यहाँ जगह नहीं है, इधर लिखते हैं ब्लैक होल। इसके केंद्र में क्या होता है? ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल होता है, ठीक है। लगभग आप लोग गैलेक्सी के बारे में जान गए। अब एक चीज जान लीजिए, सबसे बड़ी गैलेक्सी, सबसे बड़ी नहीं, आपसे प्रश्न पूछेगा एग्जाम में कि हमारी गैलेक्सी के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन है, तो आपको याद रखना है या एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा सबसे नज़दीक गैलेक्सी, देवयानी, एंड्रोमेडा। यहाँ लिखा हुआ है देवयानी या एंड्रोमेडा, ये सबसे नज़दीक है। इसके बाद सबसे नज़दीक कौन है? दूसरी सबसे नज़दीक तो NGC 33, ये दूसरी सबसे नज़दीक गैलेक्सी हो गई। चलिए अब आगे हम लोग अपना गैलेक्सी के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग अपनी गैलेक्सी का अध्ययन करते हैं। तो हमारी गैलेक्सी कौन है? हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है, दुग्ध मेखला। हमारी गैलेक्सी, आप लोग बोल नहीं रहे, दुग्ध मेखला। तो ये हमारी गैलेक्सी है। चलिए सबको मिटा देते हैं, एक हमारी गैलेक्सी को ही रहने देते हैं, बाकी को यहाँ से हटा देते हैं। यह हमारी गैलेक्सी है। तो हम लोग अभी देखे थे कि जब गैलेक्सियों के में देखे हम लोग कि जितने तारे हैं गैलेक्सी के केंद्र की परिक्रमा कर रहे हैं। तो हमारी गैलेक्सी जो ये आकाशगंगा है, इसके भी जितने तारे हैं वो इसी के केंद्र का चक्कर लगाएंगे। तो आकाशगंगा के जितने तारे हैं आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहे हैं, है ना। इसमें सूरज भी एक तारा है, सूरज भी इसी का चक्कर लगा रहा है। तो सूरज इसका जो चक्कर लगा रहा है, ये एक चक्कर पूरा करने में आपको अंदाज़ा है ये कितना समय लेता है? तो इसको एक चक्कर पूरा करने में लग जाते हैं 22.5 से 25 करोड़ वर्ष। लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। 22.5 से 25 करोड़ वर्ष, इसी को बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। ये 22.5 से 25 करोड़ वर्ष जो लगा सूरज को अपनी गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में, इसी को एक कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। तो आपसे सवाल पूछ देगा एक कॉस्मिक ईयर कितने वर्षों का होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा या आपको बताना पड़ेगा एक कॉस्मिक ईयर लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष। वहाँ एग्जाम में देख लीजिएगा, अगर 25 करोड़ वर्ष दिया रहेगा तो आप 25 करोड़ टिक लगा दीजिएगा। तो आपसे पूछ दिया जाए कि एक कॉस्मिक ईयर किसे कहते हैं, तो 25 करोड़ वर्ष को, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि एक चक्कर लगाने में सूरज को इतना लंबा समय लग रहा है, तो क्या सूरज बहुत धीरे धीरे चक्कर लगा रहा है इसलिए ऐसा है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। सूरज धीरे चक्कर नहीं लगा रहा। आप सोच रहे होंगे धीरे,
इसलिए इतना लंबा समय लग जा रहा है, 25 करोड़ साल। 25 करोड़ साल अगर लग जा रहा तो आप सोच रहे होंगे बड़ी धीरे, लेकिन नहीं। सूरज का जो गति है चक्कर लगाने की, परिक्रमा करने की इसकी, वो सूर्य की परिक्रमण गति बहुत ज़्यादा है। आप सोचिए कितना होगा, 251 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आप सोचिए धीरे चक्कर लगा रहा है या जोर। सूर्य का परिक्रमण गति, इसमें इसके किनारे घूमने की गति 251 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इतना अधिक स्पीड से चक्कर लगा रहा है, फिर भी ये 25 करोड़ साल इसलिए लग जा रहा क्योंकि जो गैलेक्सी है यही बहुत बड़ी है। ये इतनी बड़ी है कि इतना ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कॉस्मिक ईयर क्या है, तो वही बताइएगा। सूरज एक चक्कर लगाने में जो 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है, इसी समय को हम लोग कॉस्मिक ईयर बोलते हैं, एक कॉस्मिक ईयर। चलिए ठीक है, कॉस्मिक ईयर हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहिएगा। अब आप एक बात बताइए कि जब सूरज यहाँ पे है तो आपसे पूछा जाएगा आकाशगंगा में सूर्य कहाँ पर स्थित है, तो क्या आप आकाशगंगा बना के किनारे में दिखा दीजिएगा इस तरह से। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सूर्य आकाश में कहाँ पर है, तो आप क्या बोलिएगा, एक नक्शा खींचिएगा ऐसे आकाशगंगा बना करके साइड में दिखा दीजिएगा, तब तो नहीं होगा। तो क्वेश्चन आएगा सूर्य कहाँ पर स्थित है, तो आप जान लीजिए ये जो स्थान है सूर्य का वो एकदम किनारे में है। और उससे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि गैलेक्सी कैसे है, तो गैलेक्सी का आकार करीब करीब इस तरह का है, इस तरह से है। गैलेक्सी का आकार कुछ इस तरह से है। ये इसका केंद्र है और ये भुजाएं इससे निकली हुई हैं, कई भुजाएं हैं। आकाशगंगा जो हमारी है इसकी भी ऐसी ही है, सर्पिलाकार, और ऐसी ही भुजाएं निकली हुई हैं। और ये गैलेक्सी बहुत धीमी गति से घूमती भी है। ये गैलेक्सी जो है ये बहुत धीमे धीमे घूम भी रही है अपने केंद्र पर, केंद्र पर गोल गोल घूम रही है, घूर्णन भी कर रही है बहुत धीमी गति से। तो इसकी जो ये भुजाएं हैं इसी को बोलते हैं, ये जो भुजाएं ये मुख्य भुजाएं हैं। क्या है? मुख्य भुजा। और कुछ इसकी ऐसी भुजाएं जो मुख्य भुजा नहीं है, जो साइड में ऐसे हैं, ये उप भुजा है। ये क्या है? मुख नहीं है, ये उप भुजाएं हैं। ठीक है, ऐसी ही एक भुजा है उप भुजा जिसका नाम है शिकारी हंस भुजा। शिकारी हंस भुजा, ओरायन सिग्नस आर्म। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य कहाँ पर है गैलेक्सी में, तो हमारी जो गैलेक्सी का एक उपभुजा है शिकारी हंस भुजा, इसी पर सूर्य केंद्रित है, इसी पर सूर्य है। इस शिकारी हंस भुजा ये जो है इसी में सूर्य है। ठीक है, इस शिकारी हंस भुजा में है। तो आपसे पूछा जाएगा कि गैलेक्सी में सूर्य कहाँ पर स्थित है, तो जो भी ऑप्शन दे उसमें से आप देखेंगे शिकारी हंस भुजा, यही इस पे आपको टिक लगाना है, यही आपका आंसर होगा। तो सूर्य कहाँ पर स्थित हुआ, तो सूर्य शिकारी हंस भुजा जो है, शिकारी हंस भुजा वहाँ पे स्थित है। और ये शिकारी हंस भुजा कहाँ है? केंद्र में नहीं है, केंद्र से बहुत दूर है। कितनी दूर? लगभग 33,000 किलोमीटर। 33,000 किलोमीटर, ये लगभग 33,000, हजार हो गया ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 33,000 प्रकाश वर्ष, किलोमीटर नहीं प्रकाश वर्ष, 33,000 लाइट ईयर। ये कहाँ पे है? केंद्र से 33,000 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी एकदम किनारे है। क्योंकि ये जो गैलेक्सी है हमारी गैलेक्सी, इसका व्यास जो है ये कितना है? गैलेक्सी का व्यास, आकाशगंगा का व्यास ये 1 लाख प्रकाश वर्ष है।
अब आप देखिए 1,00,000 लाइट ईयर है, 1,00,000 लाइट ईयर यहाँ से यहाँ तक है, या यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1,00,000 है। 1,00,000 का यहाँ 50,000 हो गया, तो 50,000 यहाँ पे हो गया आधा, और ये यहाँ से यहाँ 50,000 हो गया आधा, तो 50,000 में ये 33,000 में है, तो लगभग किनारे ही हुआ ना। यहाँ से यहाँ 50,000 है, यहाँ से यहाँ केंद्र से उस 50,000 में 33,000 में सूर्य है, तो किनारे ही हुआ ना, एकदम बाहर तो नहीं हुआ लेकिन लगभग किनारे ही हुआ। तो ये केंद्र से करीब करीब 33,000 प्रकाश वर्ष किनारे है, याद रखिएगा इसको। और इस गैलेक्सी की का व्यास जो है वो 1,00,000 किलोमीटर है। ये गैलेक्सी तो लगभग हम लोग का पूरा हो गया। अब आपसे पूछ देगा, मान लीजिए कि एक गैलेक्सी में कितने तारे हैं, तो आप बता दीजिएगा 10⁻11 यानी 1 खरब 100 अरब। और गैलेक्सियों की संख्या पूछ दिया कितनी है, तो गैलेक्सी कितनी है, तो गैलेक्सी भी आप याद रखिएगा 10⁻11 यानी 1 खरब। 1 खरब गैलेक्सियां हैं और एक गैलेक्सी में 1 खरब तारे हैं, तो कुल तारे कितने हो गए पूरे ब्रह्मांड में, 10⁻11 इन गुना 11 10⁻22, इतना लगभग तारे पूरे ब्रह्मांड में है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। आकाशगंगा गैलेक्सी हम लोगों का हो गया, अब आकाशगंगा की ओर बढ़ते हैं। चलिए उससे पहले थोड़ा सा हमको याद दिलाइए, रिवीजन कराइए हमको भी कि सबसे नज़दीक हमारे सूर्य से सबसे नज़दीक की गैलेक्सी कौन हुई, तो सबसे नज़दीक की गैलेक्सी देवयानी, एंड्रोमेडा जिसको बोलते हैं। हमारी गैलेक्सी कौन हुई, तो हमारी गैलेक्सी का नाम हो गया आकाशगंगा, मिल्की वे, दुग्ध मेखला। गैलेक्सी के केंद्र को, जहां पे तारों की संख्या सबसे अधिक है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बल्ज बोलते हैं। सूर्य कहाँ पर है, आकाशगंगा के जिस स्थान पर सूर्य है उसका नाम क्या है, यह किस भुजा पर है। अगर आपसे पूछ देगा किस उपभुजा पर है, भुजा पर तो नहीं है, मुख्य भुजा पर उपभुजा है, तो किस भुजा पर है, तो शिकारी हंस भुजा, ओरायन सिग्नस आर्म। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो गैलेक्सी है उसमें सबसे ठंडे तारों के समूह कौन से हैं, या सबसे ठंडे तारों का स्थान कौन सा है, तो ओरायन बेल्ट, याद रखिएगा सबसे ठंडे तारों का स्थान ओरायन बेल्ट, ओरायन बेल्ट। ओरायन क्षेत्र जो है वो गैलेक्सी के सबसे ठंडे तारों का स्थान है, ओरायन बेल्ट या ओरायन क्षेत्र, ओरायन क्षेत्र या ओरायन बेल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज गैलेक्सी के बारे में और जान लीजिए आगे बढ़ने से पहले, कि जो गैलेक्सियां हैं, एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी, ये गैलेक्सियां कभी कभी एक दूसरे के नज़दीक भी आती रहती हैं और टकरा जाती हैं। गैलेक्सियां अरबों खरबों गैलेक्सियां ब्रह्मांड में हैं, तो ये गैलेक्सियां आपस में नज़दीक आकर टकराती रहती हैं। अक्सर ऐसी ही टक्कर होती रहती है और गैलेक्सियां एक दूसरे में समाहित हो जाती हैं, यानी इनके तारे इसमें आ जाते हैं, कभी इसका तारा वो खींच लेता है, कभी दोनों एक दूसरे में समाहित हो जाती हैं या मिल जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। तो हमारी गैलेक्सी कौन है, आकाशगंगा, और बगल की देवयानी। ये दोनों भी कभी ना कभी आपस में टकरा जाएंगी। ये दोनों, ये हमारी गैलेक्सी, हमसे सबसे नज़दीक देवयानी, ये दोनों भी आपस में कभी ना कभी टकरा जाएंगी
और एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगी। ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दोनों गैलेक्सियां भी मर्ज होकर कभी ना कभी टकरा जाएंगी। तो ये कब टकराएंगी? तो ये लगभग आज से 5 अरब वर्ष बाद एक दूसरे से टकरा जाएंगी। ठीक है, इनके टकराने से ज़्यादा कुछ होगा नहीं। ऐसा नहीं कि ये टकराएंगी तो कुछ धमाका हो जाए ऐसा, बल्कि ये टकराने के बाद एक दूसरे पे सम्मिलित हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। और इनका प्रभाव ग्रहों और तारों पर पड़ने नहीं जा रहा है। वो अपने जैसे चल रहे हैं वैसे अपना परिक्रमा करते रहेंगे। सूर्य भी अपना चलता रहेगा, सारे ग्रह चलते रहेंगे। बस क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगी। ये लगभग आज से 5 अरब वर्ष बाद होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई क्वेश्चन अगर हो आप लोगों से गैलेक्सी में और भी, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अगर कोई डाउट आप लोगों का होगा तो गैलेक्सी के बारे में बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए इतना ही।